नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है डिम्पी और मानसी। तो बाजार में आज आपको कई दिनों के बाद एक बड़ी उछाल दिख रही है और उसके बड़े कंट्रीब्यूटर आपको दिख रहे हैं रिलायंस जैसे स्टॉक। रिलायंस जहां जियो फाइनेंशियल सर्विस के डी मर्जर को अप्रूवल मिला है, ये एक बड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट दे रहा है। आईटी स्टॉक्स ऊपर है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की कुल वेट रेटिंग इंडिया पे आई है, आईटी को प्रिफर्ड सेक्टर बताया और कई सारी बाजार में बड़ी थीम्स प्रिवलेंटली काम कर रही हैं। ऊपर की स्ट्राइक्स में भी अच्छा खासा एक्शन आपको दिख रहा है। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। रिम्पी, तो इनफैक्ट आज जब सुबह हम ओपन ही कर रहे थे, जो परसों का डेटा था, आई एम श्योर आपने तो नोटिस किया होगा कि ऊपर की कई सारी स्ट्राइक्स पे आपको कॉल बाइंग देखने को मिल रही थी। लग रहा था कि ऊपर अपसाइड होगा, लेकिन एक दिन में इतनी बड़ी तेजी का अपसाइड क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो आपने एक मीम्स देखा है, वो जो चलता था पाकिस्तानी उस क्रिकेटर का, जज्बात बदल गए, एकदम से दिन बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसे कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर ही। पिछले 48 घंटे के अंदर जज्बात बदल गए, लेवल्स बदल गए, उम्मीद बदल गई, सब कुछ बदल गया। कुछ वैसे ही मार्केट के अंदर भी हो रहा है। अब आप देखो ना, अब अच्छा चलो लेवल्स के तो हम बाद में आते हैं, आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लीजिए। हमने रिलायंस को 3.5-4% कब गिरते हुए देखा था, अब हम भूल गए। 3.5% 4% अब रिलायंस चल रहा है। अब हमारी सिर्फ नजर इस चीज पे है कि कब लास्ट चला था ये। अब ये चेक करें, ये हमारा स्टांस चेंज करने का सबसे पहला इंडिकेटर था। दूसरी बात, 16,800 17,000 बोल के बात कर इतना थक गए थे कि वहां से अब लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा जरूर, और वो हुआ है बाजार के अंदर। हालांकि कंप्लीट हो गया, इसको लेके कुछ डाउट्स है। मैं एक एक करके आपके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। ग्लोबल मार्केट में जो सुधार हो रहा है उसकी बड़ी वजह है जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है। अगर ग्लोबल मार्केट से आप बहुत अच्छी चीजें नहीं सुन रहे होते ना, तो ट्रिगर ही नहीं होती। ये तो पहला पॉइंट है, इसलिए क्रेडिट फर्स्ट गोज टू द ग्लोबल मार्केट, क्योंकि वहां पे यूएस में नैस्डैक और डाउ के चार्ट्स काफी इंटरेस्टिंग बने हैं। दूसरा, अप्रैल सीरीज की जो शुरुआत हुई है उसका डाटा काफी स्ट्रॉन्ग है, या फिर मैं ये कहूंगा कि मार्च तक की सब लोग वेट कर रहे थे और उसके बाद अप्रैल सीरीज के अंदर खरीदारी का शुरुआत यानी कि श्री गणेश हुआ है। अभी मंथ शुरू नहीं हुआ अप्रैल, आज 31 तारीख है, लेकिन सीरीज शुरू हो गई है, तो अच्छा पॉइंट है। अब आते हैं 200 दिनों के एवरेज, यानी कि इन्वेस्टर्स कहां पे फील गुड कर रहे हैं। वह बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी हम देखेंगे तो 200 दिनों के एवरेज के ऊपर आ चुका है, लेकिन निफ्टी में थोड़ी सी मेहनत अभी और करनी पड़ेगी। असल में 17,400 450 पे एक रेजिस्टेंस है, वो इसका 200 दिनों का एवरेज भी है। बस एक बार वो पार हो जाए तो फिर आपको यहां से भी थोड़ा फील गुड आने लगेगा। एक और पॉइंट, 50 में से 45 शेयर चलने का मतलब यह है कि आपके अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है, इसलिए हमने सेक्टर वेक्टर कुछ नहीं लिखा। आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए, सिर्फ रिलायंस की वेटेज काम कर रही है और दूसरे शेयरों का पार्टिसिपेशन काम कर रहा है, जो कि बाजार के अंदर आपको अच्छा दिख रहा है। एक और बात, निफ्टी के भी 12 में से 11 शेयर इस समय बढ़कर कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। पिछले 2 दिनों में, सिर्फ 2 दिनों की बात बता रहा हूं, 2.5% का गेन निफ्टी ने जोड़ा है और बैंक निफ्टी ने करीब 3.5% का गेन जोड़ा है, सिर्फ 2 दिनों के अंदर, जो 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन रहे हैं। एक और बात, क्या बुल्स ग्रिप वापस मार्केट में लौट आई है, तो उसका जवाब है हाँ, मार्केट के अंदर बुल्स ग्रिप लौट आई है। इस समय बियर्स को थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं ये शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर ना हो जाए, तो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बुल्स के हक में आया। वो पीसीआर आपको बता रहा है, क्योंकि पीसीआर 1.3 के आसपास आ चुका है। अब अगले हफ्ते आपके ट्रिगर क्या होंगे, आरबीआई की पॉलिसी, ऑटो सेल्स के नंबर, और साथ ही अप्रैल का महीना नतीजे भी लेके आएगा। उससे पहले आईटी कंपनीज की रिपोर्ट्स आएंगी, उससे आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। जिससे हम प्रीव्यू बनाते हैं वो रिपोर्ट्स आएंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नंबर्स कहां पे चल रहे हैं। तो बाजार में जिनके पास भी ये 2 दिन का अच्छा गेन है वो बुक करना चाहे उनकी मर्जी, अगर लेके जाना चाहते हैं तो ये 3 ट्रिगर के साथ उनको आगे बढ़ना होगा। हमने ट्रेडिंग स्क्रीन भी आपके लिए बनाई है, वो हम दिखा देंगे आपके सामने, और हमारे साथ गुरमीत चड्ढा भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो प्रियंका, आप करिए शुरुआत कि मानसी आप? बिल्कुल, शुरुआत तो आपने काफी अच्छी की है। हाँ। जज्बात बदल गए, हालात बदल गए 24 घंटों में। लेकिन गुरमीत चड्ढा से समझते हैं, जज्बात भले ही बाजार के इंट्राडे लेवल्स पर जहां गिरावट थी बदले हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी पर तो दिग्गजों का भरोसा लगातार कायम ही है। गुरमीत, गुड आफ्टरनून, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और काफी अच्छे दिन जुड़े हैं आप। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए, अप्रैल सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं और अभी मैं हिस्टोरिक रिटर्न्स के डेटा देख रही थी। निफ्टी में अप्रैल की सीरीज के प्रदर्शन की अगर बात करें, पिछले 5 साल के डेटा गुरमीत हमने निकाले, और हर साल अप्रैल सीरीज में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले। ऐसी ही तस्वीर सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी नजर आई है। अब सेंटिमेंट्स जो हैं, एक दिन की छुट्टी के बाद जब हम वापस लौटे तो भारतीय बाजार में अच्छे हुए हैं, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले वैसे ही हम देख रहे हैं भारत की स्थिति जो है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम ग्रोथ मोमेंटम की तरफ तो बढ़ रहे हैं। राइट गुरमीत?
जी बिल्कुल। और क्या होता है जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है तो आप डीकपल नहीं हो सकते, क्योंकि वर्ल्ड पूरा इंटरलिंक्ड है। अगर ब्याज दर इतनी तेजी से बढ़ेंगी, जब 10-12 साल ज़ीरो इंटरेस्ट रेट या अल्ट्रा लो इंटरेस्ट लेने के बाद अगर आप इतनी जल्दी ब्याज दर बढ़ाएँगे, कुछ हमने देखा बैंक्स कोलैप्स हुए यूएस में, उसका रिपल इफ़ेक्ट आया, तो थोड़ा कोलैटरल डैमेज होता है। और उस पर क्योंकि एफआईआईज़ बैंक्स और आईटी ज़्यादा ओन करते हैं, जिनका वेटेज है निफ्टी में, उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ हमें सेल ऑफ भी देखने को मिलता है। बट ग्रोथ स्टोरी में ना पहले फ़र्क पड़ा था, ना मुझे लगता है अभी फ़र्क पड़ेगा। आप अगर सेंसेक्स को थोड़ा और लंबा करें तो 70% ऑफ द टाइम पॉजिटिव ईयर्स रहे हैं सेंसेक्स के, उसके 40 साल की हिस्ट्री में। तो और पिछले 2 साल हमने देखा है थोड़े एवरेज निकले। तो जैसे-जैसे ये इंटरेस्ट रेट पीक होता जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है हम काफ़ी नज़दीक है, या तो हम पहुँच गए हैं या शायद एक शायद 25 बिप्स और बचा है। और जैसे-जैसे ये मार्केट उसको फैक्ट और इन्फ्लेशन के रीडिंग जैसे-जैसे थोड़ा नीचे आएगा, मुझे लगता है बाज़ार में और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ओके, गुड आफ्टरनून गुरमीत। बाजार में आप बोल रहे हैं जैसे कि स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग नोट आज मॉर्गन स्टैनले का भी आया है, इक्वल रेट रेटिंग दिया उन्होंने इंडिया को। इनफैक्ट हालांकि एशिया पूरे रीजन में बात करें तो अभी भी दूसरी मार्केट्स, बड़ी मार्केट्स उनके फोकस पर रहेंगी, लेकिन सेंटिमेंट आईटी सेक्टर के लिए भी सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रिफर्ड सेक्टर के तौर पर आईटी भी दिख रहा है। और नैस्डैक जब 20 अपने जो लोएस्ट लेवल अभी रीसेंट थे उनसे 20% जब रिबाउंड हुआ, तो इंडियन मार्केट्स के लिए कितना अपसाइड आईटी स्टॉक में इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए अभी? देखिए बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए नैस्डैक 12-13% ऊपर वाईटीडी गिरा भी था 16,000 से 10,000 के लेवल पे। इंडियन आईटी स्टॉक्स अभी भी प्रेशर में। मुझे लगता है जैसे ही रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा 13 अप्रैल से, जब बड़ी कंपनीज इन्फोसिस, टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियां रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी और कमेंट्री देंगी, क्योंकि बीएफएसआई जो सेक्टर है जहाँ पे थोड़ी हलचल मची है यूएस में या यूरोप में, वो हर बड़ी आईटी कंपनी का 25 से 32-33% के बीच में रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। तो क्या डिले हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, उस पे थोड़ा मिलेगा। बट मुझे लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बिल्ट इन हो गई थी आईटी स्टॉक्स में, और थोड़ा मुझे लगता है डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ कंपनीज बहुत अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ गई है, 13, 14, 15 के मल्टीपल पे है। कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा करेक्शन आया है, 40-50% तक का हमने देखा है करेक्शन आया है। तो आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, कौन इस एनवायरनमेंट को बेटर मैनेज करता है, कौन वेंडर कंसोलिडेशन से गेन कर रहा है, कौन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन डील से गेन कर रहा है। कुछ लोग गेन भी करेंगे। हमेशा जो एडवर्सिटी होती है कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लाती है। कुछ जगह हमने देखा है कि ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। आप देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज देखिए, 13% अब पिछले एक महीने में ऑल टाइम हाई पे है। उसने कंटिन्यूसली नए लोगोज ऐड कर रहा है, पहले रेनॉल्ट ऐड किया, अभी पीछे होंडा ऐड किया है। तो दर्शकों के लिए वो सॉफ्टवेयर ऑटो कंपनीज के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम केस बोलते हैं, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक। तो एक तरीके का निश प्ले है सॉफ्टवेयर में, ईआरडी प्ले बोलते हैं। तो मुझे लगता है डिफरेंशिएशन होगा। ये कहना कि सारे आईटी आउट ऑफ द बुक जाएगा, मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। बट थोड़ा सा मुझे लगता है ये मल्टी ईयर ट्रेंड है आपका, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहले वाला आईटी सर्विसेज नहीं है कि थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो स्पेंड एकदम से कर सकते। तो आईटी अब बहुत कोर है। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा डायलॉग है एक फंड मैनेजर का, वो बोलते हैं कि आईटी अब हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं। सही बात कह रहे हैं, आईटी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं। गुरमीत, एक तो आपका नाम बहुत अच्छा है, जिसकी गुरु के साथ मीत लग जाए, गुरमीत है ना, नाम बहुत बढ़िया थोड़ा। अच्छा भाई, एक बात और मैं आपसे पता करना चाह रहा था कि मान लीजिए, हाँ, एक तो हमारे अभी क्या है ना, थोड़े पैसे फंस गए, मार्जिन वार्जिन दिए काफ़ी कुछ, ऊपर से थोड़ा बाजार भी नीचे आया। मैं एक सिंपल लेमैन वाली बात बोल रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पैसे थोड़े फंसे, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, मार्केट भी ऊपर आ रहा है, हेल्प कर रहा है मेरी। मैं चाहता हूँ थोड़ी स्पीड और गति बढ़ जाए, मैं कुछ चर्न भी कर सकता हूँ। आप चर्निंग में कौन से शेयर को अभी बोलोगे कि ठीक वैल्यूएशन है, सब कुछ ठीक लग रहा है मेरे को, इसको आप कर लो, और जहाँ पे थोड़ा सा खराब आपको लग रहा है उसको हमको सिर्फ आइडिया दे दो कि यहाँ एरिया थोड़ा सा खराब है, हमारे पोर्टफोलियो में होगा तो हम चेक कर लेंगे सर। मेरा ये मानना है कि अच्छे शेयर को जो खराब शेयर को बेचने का कोई भी गलत समय नहीं होता है। खराब शेयर है, वो आप चाहे गिरती मार्केट में करें। अगर आपसे मिस्टेक हुई है, एक जो मैंने देखा है, लोग जो फंस जाते हैं, हम अपने विनर्स को जल्दी सेल कर देते हैं, और जो हमारे लूजर्स हैं उनको एक हमारा अटैचमेंट हो जाता है। हम लॉस एवर्जन बायस भी बोलते हैं उसे कंज्यूमर साइकोलॉजी में। तो अगर आपका हाइपोथेसिस किसी शेयर को लेके गलत हुआ है, गलती सबसे होती है, बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स से होती है, तो उसको एडमिट करना इंपॉर्टेंट है।
हम कई बार सोचते हैं कि थोड़ा ऊपर आएगा तो अगर मान लीजिए कुछ एक ऐसी न्यू एज कंपनीज हैं जहाँ पे आपसे मिस्टेक हुआ है, आप आईपीओ में एंटर कर गए या आप हाई वैल्यूएशन पे एंटर किए, या और जहाँ अभी भी शायद करेक्शन के बाद मान लीजिए 80 पी पे स्टॉक है या 100 पी पे स्टॉक है, तो खाली प्राइस करेक्शन मत लो। कोई शेयर अगर 50% गिर गया तो और 50% भी गिर सकता है। हमने देखा क्रेडिट स्विस में 5 साल में 90% गिरा था, फिर लास्ट में और 70% डाइल्यूशन हुआ जब यूबीएस ने लिया। बहुत सारे उदाहरण है ऐसे। तो खाली प्राइस करेक्शन की नजर मत रहिए और चीजों को करेक्ट करने का टाइम फ्रेम मत रखिए कि मैं 1 हफ्ते में रिकवर करूंगा या मैं फिर आप स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग माइंडसेट पे आ गए। मेरा ये मानना है कि जो अच्छी फंडामेंटली गुड कंपनीज है, जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा जैसे हमारा बैंक्स आप देखिए इस डेकेड का बेस्ट क्रेडिट मैट्रिक्स है, सबसे अच्छी क्रेडिट ग्रोथ है, एनपी एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, प्रोविजनिंग उन्होंने अच्छी करी हुई है, लाइबिलिटी फ्रेंचाइज अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन उनका जो है वो आप देखेंगे वो शायद एक डेकेड के लोअर रेंज पे अगर मैं एवरेज वैल्यूएशन तो अच्छे सॉलिड बैंक्स चाहिए। अगर इंडिया को आज 4-5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचना है तो क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हमें अगले 5 और एचडीएफसी और 5 और आईसीआईसीआई चाहिए होंगे अगले 10 सालों में शायद। तो वहां मुझे लगता है थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी है। कुछ अब वापस से जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, सीमेंट है क्योंकि गवर्नमेंट का इतना पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो सॉलिड सेक्टर्स पे जहाँ पे डिमांड बहुत अच्छा है, कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड है, वहां पे ज्यादा फोकस करिए। शॉर्टकट्स मत देखिए। बाजार आज ऊपर है, आप देखिए एक दिन में जैसा आपने बोला जज्बात बदल गए, आप देखिए परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1.5 या 2% ऊपर गया है, लेकिन सेंटीमेंट देखिए कितनी जल्दी चेंज हो सकता है मार्केट। तो बहुत ज्यादा टाइमिंग के चक्कर में। राइट गुरमीत, पोर्टफोलियो क्लीनिंग की जो एडवाइस आपने दी है, ये एडवाइस मानने और इसे लागू करने लायक है, और ये ही सबसे बड़ी गलती है जो लोग नहीं कर पाते हैं। जो स्टॉक्स ऑलरेडी खरीदे हैं, नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे निकल नहीं पाते, उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि नुकसान कैसे काटे। लेकिन पोर्टफोलियो क्लीनिंग भी एक स्ट्रैटेजी है, इस पर नजर होनी चाहिए। सीमेंट तो एक सेक्टर है ही जिस पर आपने अपना जिक्र, अपना डिस्कशन, अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर किया, और फ्रंटलाइन सीमेंट स्पेस में हमने काफी हद तक अपसाइड देखे भी हैं। लेकिन गुरमीत, बैंक्स फाइनेंशियल्स पर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि लगातार बैंक्स फाइनेंशियल्स को लेकर भी पिछले पूरे महीने में ग्लोबल मार्केट में तो बैंक्स फाइनेंशियल में काफी हालात खराब होते दिखे, लेकिन उसके साथ सीधा फिर कोरिलेशन डोमेस्टिक मार्केट में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर होता दिखा, और हमारी स्थिति काफी बेहतर है ही। आज सुबह ही हम देख रहे थे एसबीआई के चेयरमैन हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भी कह रहे थे कि आने वाले सालों में भी उन्हें 14 से 16% क्रेडिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मेंटेन रहेगी। ये ग्रोथ, ये उनका अनुमान है, और साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस ऑन ऑल फ्रंट्स पॉजिटिव नजर आ रही है। बैंक्स फाइनेंशियल्स को कैसे देखा जाए? सी हमेशा हाई बीटा सेक्टर रहा है। आप देखिए क्योंकि 50% जो एफआईएस की ओनरशिप है बैंक्स पे होती है, तो हमने देखा है पिछले वो 2-3 साल से काफी एग्जिट हुआ है एफपीआईस का सेकेंडरी मार्केट से, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे मैंने बोला जो, और थोड़ा सा मुझे लगता है ये कंसर्न की निम जो है पीक पे आ गया है और अब वापस से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरस्टेटेड लगता है मुझे, क्योंकि आप देखिए जो बैंक्स की लोन की रिप्राइसिंग होती है उसमें लैग होता है। बहुत जगह क्वार्टरली रीसेट होता है लोगों को, जैसे जैसे रेट बढ़ता है आपका रीसेट बढ़ेगा, तो हमें थोड़ा सा लेवल 2 जाने की जरूरत है बैंक्स में, जिनकी बुक ज्यादा फ्लोटिंग रेट पे है और जिसमें रीसेट ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, जितनी ग्रैनुलर बुक है उतनी जल्दी लोन रिप्राइसिंग हो। तो H2 में रिप्राइसिंग जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर शायद इस क्वार्टर में आपको काफी देखने को मिलेगी, वो कुछ हद तक ऑफसेट करेगी कॉस्ट ऑफ फंड्स को ऊपर जाते हुए देखिए। और लाइबिलिटी जो साइड होती है बैंक्स की, जो जिसे हम कासा बोलते हैं, करंट सेविंग अकाउंट या एफडीज बोलते हैं, ये रॉ मटेरियल होता है बैंक। तो ये जितना कम सस्ता होगा, कॉस्ट ऑफ फंड जिसे बोलते हैं, जितना स्ट्रांग होगा, जितना ग्रैनुलर होगा, जितना स्टिकी होगा, उतना डिफरेंशिएशन आता है आपकी लेंडिंग में। तो जो अच्छी लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, बहुत सारे बैंक्स ने बहुत काम किया पिछले कुछ सालों में इस पे। तो मुझे लगता है बैंक्स काफी अच्छा करेंगे और क्रेडिट ग्रोथ हालांकि वापस 18-20% नहीं रहेगी, शायद मॉडरेट होगी थोड़ा सा, बट अच्छी डबल डिजिट रहने के आसार है। तो बैंक्स में अच्छा अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। बस एक जो हम गलती करते हैं, अगला एचडीएफसी बैंक ढूंढना है, अगला बजाज फाइनेंस ढूंढना है, वो गलती मत करिए। ये आप सॉलिड बैंक्स में रहिए। हमने देखा है कि एक भी क्रेडिट शॉक आता है तो बैंक्स में बहुत जल्दी गिरावट आती है। एक नेगेटिव न्यूज, एक छोटा सा एसेट रिलेटेड फ्रॉड, तो सॉलिड बैंक्स में रहिए। इस टाइम प्रिजर्वेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रिटर्न। गुरमीत, क्योंकि लास्ट वीक के स्टार्ट में ही हमने देखा कि
जब स्मॉल कैप इंडेक्स भी क्रैकडाउन होने लगा, पहले लार्ज कैप गिरे, फिर मिड कैप, और उसके बाद आप स्मॉल कैप को भी देख रहे थे इंट्राडे लो, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी क्रैक्स थे। उसके बाद थोड़ा सा सेंटिमेंट जरूर वीक होता है, लेकिन जब आप मिड कैप और स्मॉल कैप जो काफ़ी समय से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्या ये कहना सही होगा कि पहले बाउंस बैक उन स्पेसेस में आएगा? और अगर येस तो कौन सी पर्टिकुलरली सेक्टर्स हैं जिन पर आपकी नज़र होगी? मिड कैप और स्मॉल कैप्स को मुझे लगता है होमोजीनियस स्पेस की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत रेंज होती है। आप देखिए, अगर सबसे बड़ा जो आपका इथेनॉल प्ले है वो एक स्मॉल कैप कंपनी, तो बहुत सारे सेक्टर लीडर्स भी होते हैं स्मॉल और मिड कैप। या सबसे बड़ी डिपॉजिटरी अगर इंडिया में है तो वो एक मिड कैप कंपनी है। या सबसे बड़ा टाइल मेकर अगर कोई है या पीवीसी पाइप मेकर है तो एक मिड कैप कंपनी है। तो मेरे हिसाब से इस समय सेक्टर लीडर्स पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो स्मॉल हो, मिड हो, लार्ज हो, और जिसकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग, लेवरेज कम हो, क्योंकि जो अभी कंसर्न मार्केट का है वो हाई रेट्स का है। और जहाँ भी लेवरेज ज्यादा होगा, जो हमने देखा है बहुत सारे काउंटर्स में, चाहे वो वेदांता रहा हो या अदानी रिलेटेड इश्यूज हो, जहाँ भी डेट ज्यादा होता है वहां पे आप नेगेटिव न्यूज को लेके ज्यादा प्रोन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। तो आप उस नजर से देखिए। और हमने देखा काफी करेक्शन है, स्मॉल कैप इंडेक्स शायद 30% डाउन थी अगर आज का मूव हटा दें आप। यूजुअली अगर आप पिछली प्रीवियस साइकिल देखेंगे तो जब मिड और स्मॉल कैप में बहुत तेज करेक्शन आता है वो यूजुअली लास्ट लेग होता है करेक्शन। हालांकि कहना बहुत मुश्किल है कि और करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अभी अप्रैल शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले आप सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े और अच्छे दिन जुड़े। उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे अच्छे ही नोट पे मुलाकात होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी अच्छे इंसाइट्स आपने हमको दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल 1 तारीख है, आज 31 तारीख, आज फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। बैंक वालों को कल छुट्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कोइंसिडेंटली सैटरडे आ गया तो लेकिन कोई बात नहीं, कविता तैयार है। उन्होंने बैंकर से, इकोनॉमिस्ट से, गाड़ी वालों से, सबसे बात करके, टैक्स से, सीए से, सबसे पूछ लिया कि 1 तारीख से क्या बदल रहा है। सब लोगों से जो पूछने के बाद रिपोर्ट बनी है वो कविता हमको बता रही। कविता, आपने कितने लोगों से बात करके ये पूरी रिपोर्ट बनाई है? वैसे डिम्पी, जो मैं आपको बातें बताऊंगी ना, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा किन किन लोगों से बात की है, ठीक है? तो ये बात तो सही है कि पूरी निचोड़ हम लेकर आए हैं कि आपकी जो आर्थिक जिंदगी है ना 1 अप्रैल से आपके बचत, खर्च, निवेश को लेकर किस तरह से बदलने वाली है, उसका पूरा ब्यौरा आपको मैं देने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ नई टैक्स व्यवस्था की, न्यू टैक्स रिजीम, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अच्छा, आपने अभी करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने तुरंत प्रभाव से बैठ जाना है कि आपको पुराने टैक्स रिजीम में रहना है या नए में शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि अगर आपने ये फैसला नहीं किया, ये कैलकुलेशन नहीं की है, तो 1 अप्रैल से आप बाय डिफॉल्ट जो है नई टैक्स व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे। यानी अगर आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहना है तो इसका बाकायदा आपको चुनाव करना होगा। तो इसीलिए कैलकुलेट करें, देखिए आपके पैसे कहाँ कितने बच रहे हैं, उसके मुताबिक आप टैक्स व्यवस्था का चुनाव करें। नई टैक्स व्यवस्था में जो बड़ा बदलाव हुआ है, बजट में हमने देखा कि काफ़ी टैक्स पेयर फ्रेंडली बदलाव इंट्रोड्यूस किए गए, इसको और थोड़ा सा टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाया गया है। उसमें 87A के तहत जो आपको रिबेट मिलता है, 7 लाख की आय को इसको बढ़ा दिया गया है, और इसमें आपकी जो रिबेट का जो अमाउंट है वो 25,000 है, 25,000 रुपये है, जबकि आपकी पुरानी टैक्स व्यवस्था में उसको जस का तस रखा हुआ है 5 लाख पे 12,500। अच्छा, गाड़ियाँ खरीदना आपके लिए देखिए बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो गाड़ियों बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने दाम जो है बढ़ाने वाली है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो 10 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर आपको कैपिटल गेंस भी देना होगा। अच्छा, कैपिटल गेंस की हम बात कर ही रहे हैं, तो 1 अप्रैल से अगर आप अपनी फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी को ई ज्वेलरी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो आपको कोई कैपिटल गेंस नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन एक चीज़ जो कि अभी अभी हमने देखा है कि इंट्रोड्यूस हुई है, वो है डेट म्यूचुअल फंड में LTCG और इंडेक्सेशन का बदलाव। जी हाँ, अब तक क्योंकि हम सब जानते थे कि डेट म्यूचुअल फंड्स अपने इस बहुत बढ़िया फीचर की वजह से अट्रैक्टिव हुआ करते थे, आकर्षक हुआ करते थे, वो फीचर अब नहीं रहेगा। यानी आपके जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप FD लगा लीजिए, या आपके जितने पारंपरिक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है वो अब सब एट पार हो गए हैं डेट म्यूचुअल फंड के, क्योंकि अभी LTCG इंडेक्सेशन बेनिफिट 1 अप्रैल से आपको इन पर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, और ऑप्शन बिक्री पर STT जो है आपको 25% देना पड़ेगा। रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट सीमा जो है 3 लाख से बढ़ाकर सीधा 25 लाख कर दी गई है। इतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अगर इस योजना का आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है, क्योंकि यहाँ पर जो सीमा है वो 15 से बढ़ाकर अब कर दी गई है 30 लाख रुपए। तो जो भी
वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको इस स्कीम में कमाई मिलने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। खासतौर से रिटायरमेंट कॉर्पस अगर आपको पार्क करना है, फ़ायदा उठाना है, तो आपके लिए अब ज़्यादा डिपॉजिट करने का मौका मिल गया है। NSE ट्रांजैक्शन चार्ज अगर हम देखें तो 6% की यहाँ पर बढ़ोतरी जो की गई उसको वापस लिया जाएगा। अच्छा, EPFO में 2.5 लाख से ज़्यादा डालने पर आपको टैक्स लगेगा। और इतना ही नहीं, अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात करें ना, तो 1 अप्रैल से अगर आप महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसका प्रीमियम जो है वो 5 लाख के ऊपर जा रहा है, तो उस पर जो है आपको अब टैक्स देना पड़ेगा, उसकी कमाई पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों के कमीशन अब EOM सीमा के अंदर ही होंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि रेगुलेटर की तरफ से आता हुआ हमने देखा है और लागू भी हो जाएगा। एक्सरे मशीन इंपोर्ट करते हैं तो 15% अब उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी वो महंगा हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में अगर हम देखें तो जीती हुई रकम जो है उस पर आपको TDS देना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी कमाई आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही है। और जो एसेंशियल दवाइयाँ हैं वो 12% तक महंगी हो जाएंगी। ये एक ज़रूरी खबर वो तमाम लोगों के लिए जो कि आवश्यक दवाओं के लगातार खरीदार हैं। और इतना ही नहीं, सिगरेट, पान मसाला, अन्य तंबाकू के जो उत्पाद हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर अगर आप ज़्यादा सफ़र करते हैं तो आपका जो टोल टैक्स है वो लगभग 18% तक पहुंच जाएगा। तो ये है वो कुल मिला के बदलाव जो आपकी आर्थिक ज़िंदगी पर असर डाल सकते हैं 1 अप्रैल से। कविता, आपने ना सड़क से लेके संसद तक सब छान मारा। जब आप बोल रहे थे ना, मैं उंगलियों पे गिन रहा था, अच्छा 1 2 3 4, तो मेरे हिसाब से करीब 23-24 नंबर आ गए हैं। अच्छा, ये ना आप लिंक, आप एक काम करना, आप इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी ना, अपने ट्विटर हैंडल पे डाल दो आप, तो हम आपको ना दर्शकों को जरा ट्विटर हैंडल पे बता देते हैं। कविता का आप नीचे देख लीजिएगा, कविता थपलियाल को अगर आपको करना है तो इनका बहुत ही बढ़िया ट्विटर हैंडल है, नीचे हमने मार्क कर दिया है। ये लिंक आप वहाँ डाल देना। 1 तारीख होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, 1 तारीख के बाद भी कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। आप सब कुछ चेक कर लेना। कविता जी ठीक है? ओके, लॉक कर दें? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, लॉक कर देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, 1 तारीख से पहले आकर ये बताने के लिए कि 1 तारीख से क्या बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मानसी, मेहमान जुड़ गए। बिल्कुल, 1 अप्रैल से होने वाले बड़े बदलाव और इन पर रखना आपको ध्यान, और बाकायदा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, ET Now स्वदेश के भी सोशल मीडिया हैंडल पर ये लिंक होगी, तो आप देख सकते हैं। आपके फायदे की खबर है। चलिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ आज एक नए एक्सपर्ट है, कुणाल अंबस्ता जुड़े हैं हमारे साथ, और साथ ही राजेश पालेविया। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। कुणाल, अच्छा लग रहा है आपके साथ इस बार क्लोजिंग कॉल में जुड़ने के साथ ही, और इनफैक्ट वी एक्सपेक्ट कि लॉन्ग एंड कोऑर्डियल कोऑर्डिनेशन आगे भी हमारा काफ़ी लंबा चलता रहे। वेलकम टू द शो, वेलकम टू ET Now स्वदेश। मार्केट में इनफैक्ट कुणाल, आपकी शुरुआत या आपका डेब्यू जो है काफ़ी अच्छा दिन हुआ है ET Now स्वदेश पर। हम लगातार 1 महीने से देख रहे थे 16,800 से 17,200 इस टाइट रेंज में फंसा हुआ था मार्केट, और आज देखिए 17,300 350 तक पहुंचता हुआ। कैसे देख रहे हैं? ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होंगे आपके? स्टॉक्स भी बता दीजिएगा और मार्केट पर भी, क्योंकि आज तो बिल्कुल बनता है, अच्छी मजबूती है। एग्जैक्टली, लाइफ ऑलवेज बिकम्स इजियर जब आप मार्केट में आओ और आप देखो कि आज 200 पॉइंट की रैली हो गई है। तो अगर आप बुल के साइड पर अगर आप हो और आपको किसी स्टॉक में रिकमेंडेशन देना है तो लाइफ डेफिनेटली इजी हो जाती है। बट हैविंग सेड दैट, निफ्टी ने अच्छा खासा रनअप दे दिया है, और 17,200 लेवल हम लोग बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे थे, बट ऑल ऑफ ए सडन वी सॉ कि निफ्टी ने अनदर 200 पॉइंट की रैली दे दी। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स का मार्केट अब ये हो गया है, और हमें जो भी डिप मिले उस डिप पर वी विल स्टार्ट सजेस्टिंग पीपल कि वहां पर वो अपना पोजीशन ऐड करते जाएं। जो स्टॉक हमने आज सेलेक्ट किया है वो IT स्पेस से है। डेफिनेटली उसके लिए 2-3 रीजन हैं। द फर्स्ट रीजन इज मॉर्गन स्टैनली का, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे यहाँ पर, इक्वल वेट रेटिंग मिली है। डेफिनेटली सेंटिमेंट यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। मोर देन दैट, इवन ग्लोबल मार्केट से भी वी सी की काफी सारा सपोर्ट मिल रहा है। और अगर हम लोग नैस्डैक से एक कंपैरिजन करें तो वी सी की नैस्डैक में देयर आर 15 to 20% उसने अपने बॉटम से मूवमेंट दे दिया है, और देयर इज अ डेल्टा ऑलरेडी देयर बिटवीन नैस्डैक एंड निफ्टी IT। सो हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्पेस में वी विल स्टार्ट सीइंग सम गुड रैली। तो जो पहला पिक है मेरा वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर, और ये स्टॉक हमने पिक किया है, आज ऑलरेडी 10% ऊपर है, बट दैट डजंट मीन कि ये ऊपर और नहीं जा सकता है। काफी अच्छा रनअप दिया है, ऑलमोस्ट 52 वीक के हाई पर है, और ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे हमने कभी भी बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं देखा। बाकी सारे लार्ज कैप IT स्पेस में भी हमने काफी करेक्शन देखा, इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने ज्यादा करेक्शन कभी भी नहीं देखा।
लास्ट 2 दिन में थोड़ी बहुत बिकवाली आई थी, बट आज उसने 20 DMA को एक अच्छे खासे बहुत अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक किया है। सो हमारा रिकमेंडेशन है कि इस स्टॉक को जब भी थोड़ा सा भी डिप मिले 820 के अराउंड, दैट विल बी द बेस्ट प्लेस टू ग्रैब दिस स्टॉक फॉर अ टारगेट ऑफ 850 एंड देन 880 एंड देन 920। सो ये 3 लेवल में सजेस्ट कर रहा हूँ, 850, 880 एंड 920 ओके। विथ अ स्टॉप लॉस अराउंड 780 से 790 के बीच में आप स्टॉप रख सकते हैं, जहां पर इसका 20 डेमा भी है। बट स्टॉक जिस तरह से वॉल्यूम के साथ आज बढ़ा है और पूरा का पूरा निफ्टी आईटी स्पेस जैसे ही वो मूव हो रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में काफी दमखम है अपने टारगेट को रीच करने का। ओके, ठीक है। तो ये तो आपकी कुणाल एक कॉल रही सोनाटा सॉफ्टवेयर पर, अच्छे खासे ऑर्डर विन्स रहे हैं और इनफैक्ट सोनाटा इन्वेस्टर्स मीट भी कर रहा है, जिसके वजह से भी इस स्टॉक पर एक नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। देखना होगा क्या कुछ कंक्लूड निकल कर आता है इनकी एनालिस्ट मीट से। लेकिन इस बीच पैनल पर अब राजेश पालमिया भी बने हुए एक्सिस सिक्योरिटीज़ के, उनसे भी बात करते हैं। राजेश, बहुत क्लियर आपको 200-300 पॉइंट निफ्टी पर मिल गए, लेकिन अब बड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी पर क्या है? बैंक निफ्टी पर भी इनफैक्ट 41,500 42,000 तक की बातें हो रही है, लेकिन क्या माइलस्टोन्स क्या होंगे यहाँ से? अब फर्दर डायरेक्शन इंडेक्स क्या ले सकता है? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, आज काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन मार्केट में देखने को मिला। ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से हमने देखा कि मार्केट ब्रेड भी काफी इंप्रूव होते हुए दिखी और जिस तरीके से अक्रॉस द बोर्ड एक बाइंग इंटरेस्ट बना, ये क्लियरली दिखाता है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है 17,200 का, जो कि पिछली सीरीज में हमने देखा कि काफी मल्टीपल अटेम्प्ट में ये लेवल को क्रॉस करने में निफ्टी कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन आज जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है ये दिखाता है कि अब यहाँ पे 17,200 तो एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करेगा। छोटे मोटे डिप में उसके नजदीक आता है तो मार्केट में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे अब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और अपसाइड में हमें लगता है जो नेक्स्ट इमीडिएट हर्डल अब जो बन सकता है वो होना चाहिए 17,500 के आसपास, जहाँ पे मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिली। तो 17,500 तक हमें लगता है ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग लेवल होगा निफ्टी को क्रॉस करने के लिए, और वो देखना होगा नेक्स्ट वीक में किस तरीके से पेन आउट होता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 41,000 और 41,200 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे हायर साइड पे, जहाँ पे थोड़ा सा रैली जो बनी है बैंक निफ्टी में वहाँ पे पॉज आते हुए दिख सकता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो 40,500 और 40,400 ये दो लेवल रहेंगे जहाँ पे एक अच्छा बायर जोन या पुट बेस बना हुआ है जो कि एक सपोर्ट के जैसे काम करते हुए दिखेगा। तो 40,500 के स्टॉप लॉस से पोजीशन इंटैक्ट रखें। लॉन्ग साइड का 41,000 और 41,200 के आसपास आए तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, और निफ्टी में 17,200 या 17,250 के आसपास अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके हायर साइड पे रखें और 17,500 के आसपास प्रॉफिट भी बुक करें। ठीक है, अच्छी बात है। 17,200 का अब हमारे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया। पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब राजेश जी को सुन के अच्छा लग रहा है कि वो बता रहे कि 17,200 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। एक बात और बिल्कुल ठीक है कि 400 450 पे एक रेजिस्टेंस भी खड़ा है, वो 200 दिनों का एवरेज भी है निफ्टी का। इसलिए जिनके पास निफ्टियां खड़ी हैं और 2-3 दिन का अच्छा मूव है, वो अपनी राह खुद से ठान सकते हैं कि उनको प्रॉफिट बुक करना है या फिर आगे लेके जाना है। ये उनका रिस्क एपेटाइट होगा। लेकिन 17,200 ले आओ ताकि जो तपस्या की हुई है उसको कुछ फल तो मिले। 16,800 देख के आए हो, 17,200 पे सौदा कट भी गया ना बॉस, तब भी 400 पॉइंट मिलेंगे निफ्टी पे, जो कि कम नहीं है। राजेश सर जरा शेयर्स बताइए। तो पहला स्टॉक तो बैंकिंग सेक्टर से रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक पे नजर है। आईसीआईसीआई बैंक में जिस तरीके से आज डेली चार्ट पे ब्रेकआउट बने हैं और आज थ्रू आउट द सेशन देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो आईसीआईसीआई बैंक पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 915 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब 855 का होगा। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो केमिकल स्पेस से पीआई इंडस्ट्री पे फोकस है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली सेटअप पे बनते हुए दिखा और आज के सेशन में वापस स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से हम देखें कि केमिकल स्पेस में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बनते हुए दिखा है, तो पीआई इंडस्ट्री हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है। एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव सेटअप बनते हुए दिख रहा है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 3120 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2985 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो कैश सेगमेंट से, उसमें फिनोलेक्स केबल पे हमारा फोकस है। स्टॉक में काफी स्ट्रांग रैली पिछले 2 महीने में देखी और स्टॉक में अब अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई थे मंथली सेटअप पे उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। तो जिस तरीके से स्टॉक में एक
बड़ी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट बने हैं। हमें लगता है यहाँ पे फिनोलेक्स केबल को बाय किया जा सकता है 880 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 800 रुपए का। ये हो गए ट्रेडिंग आइडियाज राजेश जी के भी। कुणाल और राजेश जी की तरफ से इस वक्त ट्रेडिंग आइडियाज में सारे के सारे कॉल्स खरीदारी के। बिकवाली के बादल छटे और खरीदारी वापस आई। आज सुबह एक खबर आई थी कुणाल, कोचिन शिपयार्ड, बीएल और बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, तीनों स्टॉक्स को लेकर आएंगे। रक्षा मंत्रालय से डिफेंस कंपनियों को लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं और इन तीन कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिले हैं। ऑलमोस्ट 9,800 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके चलते इस स्टॉक को हमने डिस्कस बाजार खुलने से पहले भी किया था। इस वक्त तीनों शेयर्स में अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। ऐसे में बीईएल के चार्ट्स देखें, करीब 6-6.5% तक की तेजी। कोचिन शिपयार्ड भी 5% तेज है और साथ ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर भी। तीनों में से कोई पिक चुने, सबसे ज्यादा मजबूती भारत बीईएल में नजर आ रही है इस वक्त। जी बिल्कुल। सो बीईएल ही हमारा पिक भी है। इसके लिए 2-3 और रीजन भी हैं। अगर आप देखोगे कल भी काफी अच्छा वॉल्यूम आया था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, बट वो 20 डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा था। बट जैसे ही बाकी सारी न्यूज आई, ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि इसने 20 डीएमए से एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया, 50 डीएमए को क्रॉस किया और 100 डीएमए के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। 97-98 रुपीज के आसपास में 100 रुपए का एक इमीडिएट हर्डल है, जो कि एक राउंडिंग नंबर भी है। नॉर्मली यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट ये स्टॉक डेफिनेटली हमें लगता है कि इसका नेक्स्ट लेवल जो है 104 एंड 108 होना चाहिए। सो द आइडिया यहाँ पर है कि आप 94 के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं क्लोज टू 97-98 जब भी आपको वो स्टॉक मिल जाए, और आप 104 और 108 रुपए के टारगेट पे हिट कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, इस बीच कई सारी इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं, क्योंकि रिलायंस चल रहा है। रिलायंस के साथ ऑटो सेल्स के नंबर्स का एस्टिमेशन भी हमारे पास है। सब चीज़ें एक साथ लेंगे और इनफैक्ट हमारे साथ आज सुशील केडिया भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करते हैं। अगर क्या ओके, ठीक है। और अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए रिलायंस के अलावा, वो है एसबीआई का शेयर। आज एसबीआई काफी अच्छा चला। बैंक्स तो सारे लार्ज कैप और प्राइवेट बैंक्स में आपको, प्राइवेट पब्लिक दोनों बैंक्स में आपको अच्छी पार्टिसिपेंट, जब भी तो बैंक निफ्टी आपको 600 बैंक निफ्टी 600 पॉइंट दिख रहा है। एक पॉइंट और भी बैंक में बताऊंगा, अगले हफ्ते ना बैंक निफ्टी का पॉलिसी भी है, तो उससे पहले ठीक है। और आप मानोगे अगले हफ्ते बैंकिंग की पॉलिसी है, और आज ही हमारे साथ एसबीआई के चेयरपर्सन मिस्टर खारा भी जुड़े, हमारे मैनेजिंग एडिटर है निकुंज डालमिया। उन्होंने उनसे बातचीत की। आइए आपको एक उनकी बातचीत का एक अंश सुनाते हैं, और साथ ही जो 10 बड़ी बातें उन्होंने बोली है ना, वो भी आपके सामने रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। The year which we are closing today, of course, have witnessed a phenomenal growth in terms of the credit, and as also it has been very broad-based growth. It is not confined to only few sectors. But I think the way the trends are looking like, it is actually quite positive, I would say that. And I would say that the trends which are there in terms of the outstanding proposals which are still being processed, so also the sanctions which you have given and which have yet to be disbursed. So all said and done, I would say that as far as the credit is concerned, there is a very clear visibility. ठीक है, तो मिस्टर खारा जो बात आपके सामने रख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने उनके लिए नोटिस करे हैं हिंदी में भी, जो बात अपनी, क्योंकि इंग्लिश में इंटरव्यू था तो हिंदी में सारे पॉइंट्स हमने आपके सामने रख दिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो थर्ड पॉइंट भी आप देख पा रहे हैं, वित्तीय वर्ष में यानी कि फाइनेंशियल जो शुरू हो रहा है उसमें क्रेडिट ग्रोथ करीब 14 से 15% अराउंड रहने वाली है। ये एक अच्छी बात है। और जब निकुंज से अलग अलग मुद्दे पे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने अडानी वाले मुद्दे पे भी बात पूछी कि कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो नहीं, पैसा आ रहा है टाइम पे। तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये बात रखी है कि नहीं, टाइम पे भुगतान हो रहा है, और हमारी भी पैनी नज़र है इन सभी चीज़ों पर। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो बैंकिंग या फिर एसबीआई को लेकर निजी तौर पर पूछे जाने वाले सवाल थे, उसमें एक तो ग्रोथ था और दूसरा अडानी को लेकर था, और सारे के सारे पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे हैं, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, एक दो चीज़ें और भी जरा पता कर लेते हैं, और सुशील केडिया थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राजेश सर, एक बार जरा एसबीआई का आउटलुक दे दोगे आप, जिन्होंने इस सीरीज में रोल करके आए हैं, इस सीरीज के अंदर आए हैं अप्रैल वाले में, वो क्या करें, बने रहें इसके साथ? देखिए, एसबीआई के सेटअप में अगर हम देखें तो ओवरऑल स्टॉक ने मल्टीपल टाइम 500-505 के आसपास से ही सपोर्ट लेके यहाँ से हर बार रिवर्सल के ट्रेड बने हैं। इस बार भी ये जो अटेम्प्ट था एक डाउन साइड का, वहाँ पे वापस उसी लेवल पे सेलिंग अरेस्ट होते हुए दिखी। हमें लगता है यहाँ पे 505 एक महत्वपूर्ण लेवल है। ये पुल बैक में स्टॉक कहाँ तक मूव हो सकता है, हमें लगता है कि अगर ये पुल बैक
एक्सटेंड होता है यहाँ से, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट बन सकता है वो करीब 535 से लेके 540 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए अभी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ टर्न होते हुए दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग रुझान है। एसबीआई पे अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 516 के आसपास। तो चलिए यहाँ पर क्लियरली एसबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल्स और एक्सक्लूसिव बातचीत आज सुबह निकुंज डालमिया के साथ जब दिनेश खारा ने की, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज जो है पॉजिटिव नजर आएंगे, बैंक्स पर नजर रहेगी। चलिए ये सारी बातचीत तो हम कर रहे हैं, कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिस पर डिस्कशन करना। रिलायंस में मजबूती के पीछे की वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच भाई फ्राइडे आया है, वीकेंड है, तो वीकेंड प्लान भी तो डिस्कस कर लें। और वीकेंड प्लान डिस्कस करने के लिए बॉलीवुड और साउथ में क्या टक्कर है, बॉलीवुड और हॉलीवुड में क्या टक्कर है, सारे के सारे प्लान्स डिस्कस करने के लिए प्रशांत हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी हमारे साथ है। प्रशांत बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। और आज जो है कह सकते हैं कि है तो मज़ेदार शुक्रवार, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बॉलीवुड और साउथ में टक्कर है, लेकिन एज अ सिनेगोअर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी लोगों को होगी। अच्छा। क्योंकि दो फिल्में बड़ी फिल्में थी, एक तो अजय देवगन की भोला और दूसरी फिल्म साउथ के सुपरस्टार का एक तरह से हिंदी डेब्यू। हालांकि उन्हें हमने मक्खी में देखा हुआ है, ईगा जो तेलुगु फिल्म थी, लेकिन ये एक लार्जर देन लाइफ सिनेमा है। लेकिन दोनों ही फिल्मों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पे निराश किया है। भोला की अगर मैं जहां तक बात करूं तो सबसे पहले मैं आऊंगा अजय देवगन की ये फिल्म दरअसल तमिल फिल्म कैथी की रीमेक है। तो इसके बारे में कोई राय बनाने से पहले मैं बहुत क्लियर कर दूं, चूंकि मैंने कैथी देखी हुई है और उसमें बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स और थ्रिल था, बहुत सस्पेंस था, तो वो सस्पेंस भी सेम चूंकि भोला में है, तो शायद इस वजह से मुझे भोला ने उस तरह से प्रभावित नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद अगर अजय देवगन की इस फिल्म को मैं टोटलिटी में भी देखूं तो इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस फिल्म में जो सबसे मजबूत कड़ी होनी चाहिए थी, एक इमोशनल कनेक्ट जो होना चाहिए था, वो भोला में नजर नहीं आता। हाँ, लेकिन एक्शन और इफेक्ट्स में ये दमदार है। कैथी से कहीं बेहतर एक्शन और कहीं बेहतर इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी आपको भोला में नजर आती है। अजय देवगन इस बार एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, यानी इस फिल्म को डायरेक्ट भी उन्होंने किया है। तो एज ए डायरेक्टर उन्हें फुल नंबर, लेकिन शायद वो थोड़ा फोकस इमोशंस पे कर लेते तो ये फिल्म और ज्यादा बेहतर बन सकती थी। फिल्म में जो विलेंस हैं उन्हें वेस्ट किया गया है, तो मेरे लिए ये फिल्म बहुत अच्छी साबित नहीं हुई है। जिन्होंने कैथी नहीं देखी है उन्हें शायद ये फिल्म ज्यादा अच्छी लग सकती है। वहीं बात करें नानी की दशहरा की, तो ये फिल्म ऐसा लगता है कि एक कॉकटेल है, और ये कॉकटेल है पुष्पा का, ये कॉकटेल है केजीएफ का, कई सारी साउथ फिल्मों का कॉकटेल है, और बहुत शोर है इस फिल्म में। है ये भी मसाला एंटरटेनर ही, लेकिन बहुत कुछ नया ऑफर करने के लिए इस फिल्म में नहीं है। एक बार फिर रूटेड कहानी है, जो कहानी है, जो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है वो गांव का एक व्यक्ति है, तो ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, तो कुछ नया ऑफर नहीं करती। तो थिएटर में ये दो फिल्में हैं, आप इन फिल्मों को देखकर बताइए कि आपकी क्या राय है। इसके अलावा ओटीटी पे अगर मैं बात करूं तो ओटीटी पे कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। सारा अली खान की एक हॉरर फिल्म है जिसमें बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं, और ये फिल्म जो ओटीटी पर रिलीज हुई, हालांकि देखी नहीं है मैंने, इसलिए मैं कोई राय नहीं दे सकता। इसके अलावा ओटीटी पे हंसल मेहता की नेटफ्लिक्स पे एक क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म फराज रिलीज हुई है, और अगर हम बात करें अनुराग कश्यप की फिल्म तो वो भी सामने आई है, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, वो भी इस वक्त मौजूद है। तो ये सब कुछ फिल्में और कहानियां हैं जो कि दर्शक देख सकते हैं इस बार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, ये सारी चीजें डिटेल्स कंपाइल करके लाने के लिए। वैसे भी बहुत सारे लॉन्ग वीकेंड्स हैं इस अप्रैल में, तो लोग अपने लिए इसलिए पूछ ही नहीं रहे कुछ भी, क्योंकि अगले हफ्ते हमारे पास और भी समय है। इसलिए बहुत सारा कंटेंट जो बता रहे हैं प्रशांत, उस पर नजर जरूर व्यूअर्स रखें। लेकिन ठीक है, इस बीच आज एक्शन में कौन कौन से और स्पेसेस थे, क्योंकि रिलायंस अगर एक्शन में था तो एट द सेम टाइम हमने बात की क्रेडिट पॉलिसी अगले हफ्ते आने वाली है। हर्ष के साथ भी हम कुछ डेटा डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टार हेल्थ की एनालिस्ट मीट के भी कुछ कंक्लूड्स हैं, उसे भी लेकर आएंगे, और ऑटो सेल्स के प्रीव्यू भी हैं हमारे पास। इनफैक्ट सृष्टि का हमारे पास
हाँ, सृष्टि का हमारे पास एक पूरा डिटेल्ड रिसर्च रेडी है। समझ लेते हैं सृष्टि कहाँ नजर होगी इस बात, क्योंकि आप अगर डेटा देखें मंथ ऑन मंथ जो है ट्रैक्टर सेल्स हो, कमर्शियल व्हीकल स्पेस हो, इसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम्स, लेकिन वॉच आउट करना होगा क्योंकि टाटा मोटर्स के भी कुछ कंपोनेंट्स पैसेंजर व्हीकल में अच्छे नंबर्स आए थे पिछली बार। इस बार कैसे हैं, एक बार सृष्टि से समझते हैं। तो मार्च ऑटो बिक्री के अनुमान की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सेगमेंट वाइज क्या कुछ हम उम्मीदें लगा के चल रहे हैं। सभी सेगमेंट्स में से देखें तो एक बार फिर जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो लीड करता हुआ नजर आएगा, आउट परफॉर्म करने की उम्मीद हम जता रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल की जो डिमांड थी वो अंडरलाइंग डिमांड कई समय से मजबूत ही हम देख रहे हैं। बट इस बार आने वाले कुछ ही दिनों में हम जानते हैं जैसे कि व्हीकल के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, जो नए RDE नॉर्म्स किक इन होंगे उसके चलते जितनी भी कमर्शियल व्हीकल के प्राइजेस हैं वो लगभग 5% तक बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते काफ़ी सारी प्री बाइंग होती हुई हमने मार्च के महीने में देखी है। तो इस फैक्टर के चलते हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में महीने दर महीने देखें तो डबल डिजिट की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जैसा कि हम हाईलाइट कर ही रहे थे कि कई सारी कंपनीज की जो इंक्वायरी लेवल्स हैं, फुटफॉल्स हैं, वो कम हो रही हैं। इस बार फेस्टिव सीजन में भी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला, जिसके चलते सेल्स जो है नॉर्मलाइज्ड होती हुई, और अगर साल दर साल या महीने दर महीने कंपेयर करें तो कुछ बहुत सब्सटैंशियल ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। वेटिंग पीरियड भी कम हो रहे हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में एक बात का सहारा कह लीजिए या फिर एक बात की राहत ये है कि जो अर्बन डिमांड है वो कहीं ना कहीं अभी भी मजबूती के साथ होल्ड कर रही है। हालांकि बजाज ऑटो और TVS मोटर्स ये दोनों के ही नंबर्स एक्सपोर्ट्स में अभी भी पिटते हुए नजर आएंगे। और आखिरी में नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में जिस तरीके की अनसीजनल रेनफॉल हुई उसका इम्पैक्ट हम ट्रैक्टर बिक्री पे आते हुए देख सकते हैं। जितनी उम्मीद थी उतना सेल्स नहीं देखने को मिला है, ऐसा फिलहाल डीलर्स हाईलाइट कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगर नंबर्स के बारे में, तो मारुति सुजुकी, M&M और टाटा मोटर्स, इन तीनों में से देख लीजिए तो महीने दर महीने सबसे अच्छी ग्रोथ जो है मारुति सुजुकी माफ कीजिएगा M&M ऑटो की आती हुई दिखेगी। इसके अलावा आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, इन तीनों के जो कमर्शियल व्हीकल आर्म्स में इसमें से देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ है वो आयशर मोटर्स VECV दिखा सकता है, जिसमें लगभग 9,400 के आसपास यूनिट्स बिकती हुई नजर आएंगी। वहीं टाटा मोटर्स के लिए नंबर 45,000 के आसपास है और अशोक लेलैंड 21,500 यूनिट्स बेच सकता है। टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प से उम्मीद है कि 4.6 लाख यूनिट बेचेगा। इसके अलावा बजाज ऑटो, TVS मोटर्स लगभग 2.8 लाख यूनिट्स बेचते हुए चल सकते हैं। वहीं आयशर मोटर्स, हालांकि कई सारी गाड़ियों की जो वेटिंग पीरियड है वो रॉयल एनफील्ड के लिए कम ज़रूर होती हुई नजर आई है और जिसके चलते प्रोडक्शन भी बढ़ा है। 73,000 से ज़्यादा यूनिट की हम उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन में एस्कॉर्ट्स और M&M से डबल डिजिट ग्रोथ की ही उम्मीद है। एस्कॉर्ट्स में 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स इस बार बिकती हुई नजर आनी चाहिए। वहीं M&M में हम उम्मीद कर रहे हैं 30,500 के आसपास ये आंकड़ा रहेगा, तो नजर रहेगी इन सभी आंकड़ों पर। थैंक्स फॉर दैट सृष्टि। ऑटो सेल्स के डेटा आने हैं कल और इन नंबर्स से ठीक पहले आपके लिए अनुमान। लेकिन इस बीच बाजार की शुरुआत आज अच्छी हुई थी और इस वक्त बाजार में तेजी लगातार बढ़ती हुई, दिन के उच्चतम स्तर पर मार्केट हर इंडेक्स में आप देखेंगे हरे निशान के साथ ट्रेड दिख रहा है। इनफैक्ट निफ्टी में तो 5 महीने की सबसे बड़ी तेजी इस वक्त, सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा का उछाल यहाँ देख चुका। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं, इनफैक्ट बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयरों में खरीदारी। चलिए, इस खरीदारी के बीच हमारे साथ सुशील केडिया जी भी जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं नई सीरीज की शुरुआत में कौन से ट्रेड्स, कौन से सेक्टर्स हैं जिसे वो वॉच आउट कर रहे हैं। सुशील जी, गुड आफ्टरनून, बताइए कहां ट्रेड बन रहा है? देखिए, हर दिशा में ट्रेड्स बन रहे हैं। कुछ स्टॉक्स तेजी के लिए हैं, कुछ स्टॉक्स मंदी के लिए हैं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी ने घटोत्कच वाला काम किया है कि घटोत्कच ने मरने के पहले बहुत बार आसमान में उछाल लगाई और बड़ा आकार बनाकर ज्यादा लोगों को लेके नीचे दबा। तो अगर मैं आपको अभी मेरे स्क्रीन पर निफ्टी की आवरली चार्ट अगर दिखा पा रहा हूं तो ये देखिए, हम इस डाउन ट्रेंड लाइन के बिल्कुल करीब आज आ गए। और जितनी बुरी तरह से निफ्टी आज एक ही दिन में उछल गई, मुझे कोई अचंभा नहीं होगा कि कल अचानक से बिल्कुल बुरी तरह से नीचे भी घूम जाए। तो निफ्टी को और स्टॉक्स को इस वक्त साथ में जोड़ना बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। इंडिसेस के अंदर जो स्टॉक्स के वेरिएशंस और को वेरिएशंस दोनों को मिलाकर इंडेक्स की चाल बनती है। तो आप अचानक 4-5 घंटे के लिए सारे डाउनवर्ड मूवमेंट्स को कोई भी एल्गोरिथम रोक लेते हैं या बाजार का सेंटीमेंट रोक लेता है और एक साथ 8-10 स्टॉक जोर से बढ़ जाते हैं, जैसे रिलायंस और आज IT शेयर्स एक साथ बढ़ गए, तो निफ्टी 4 ही घंटे के अंदर में 300 पॉइंट उछल गई। तो निफ्टी को हर वक्त बेंचमार्क बना के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने का अभी बाजार नहीं है, हम इसमें फंस सकते हैं। और रही स्टॉक स्पेसिफिक्स की बात,
तो जैसी मेरी आपसे पिछले सप्ताह भी बात हुई थी, रिलायंस का बॉटम हो गया, उसने 2800-2900 की चाल पकड़ना शुरू कर दी है। एवरी डे विल बी अ बाय। इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी वापस नए लो पे नहीं जा सकता। आईटी स्टॉक्स का फिलहाल बॉटम हो गया, इनमें भी एक अच्छी खासी रैली शुरू हो गई है। पर आईटीसी जैसा स्टॉक, अगर मैं आपको ये चार्ट स्क्रीन पे दिखा सकूं, मैं इंतजार करूंगा कि आईटीसी का स्टॉक, अगर ये डेली चार्ट है, ये अगर लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे टूट गया तो इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे निफ्टी उस दिन 17,500 या 17,100 में आईटीसी बेचूंगा। मैं टाटा मोटर्स को नहीं बेचूंगा, पर मैं मारुति को बेचूंगा। मैं अगर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को बेचूंगा तो मैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस या फिर मैं एसबीआई के शेयर्स को ले लूंगा। मैं अगर इंडसइंड और एक्सिस बैंक को अगर बेचूंगा नहीं तो मैं कोटक महिंद्रा बेच दूंगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक्स बिल्कुल ट्रेडिंग चल रही है, और सेक्टर रोटेशंस के अलावा स्टॉक रोटेशंस भी बड़े सीवियर हैं। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडिविजुअल स्टॉक्स के पॉकेट्स को बिल्कुल स्ट्रांगली कोरिलेट करना मेरे को समझदारी नहीं लगती है। पुरानी सारी कॉन्वर्सेशन में एक बार रिकॉलेक्ट कर रही थी आपके साथ, हालांकि 2 हफ्ते पहले का व्यू था, तब आप कई सारे स्पेसेस पर बियरिश बेट्स भी रख रहे थे और हमने देखा है अच्छे खासे शॉट्स बने हैं। वहां से किसी ने बियरिश बेट ली होती थी, बैंक निफ्टी पर आपको 1,500 से 2,000 पॉइंट्स का गेन मिला है। लेकिन अब कैसी स्टेट है? फार्मा में आपने बाय स्मॉल फार्मा कहा था, इनफैक्ट फार्मा में कुछ लार्ज कैप फार्मा भी चले हैं। आईटी का फॉल रुकेगा ये आपने बिल्कुल कहा था, और ऑटो भी वीक हुआ है जैसा आपने देखिए। लार्ज कैप फार्मा में सन फार्मा में वापस 20% की ऊपर की चाल है और वो शुरू हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक्स विद इन द सेक्टर्स भी हैं, और घूम फिर के अगर मैं कोई भी पूरा एक सेक्टर खोजूं कि किसी एक सेक्टर को मैं पूरा बेच दूं, तो वैसा अभी एक भी सेक्टर नहीं दिख रहा है। फिर भी क्या है कि इंडिविजुअल कोवेरियंस जो है ना स्टॉक्स के, कि एक ही साथ बहुत सारे स्टॉक्स 2 ही दिन में जोर से करेक्शन 10-15 बड़े स्टॉक्स में आ जाएगा, निफ्टी 400 पॉइंट नीचे हो जाएगी। तो कोवेरियंसेस का कंप्रेशन और डीकंप्रेशन जो है इस वक्त बाजार में इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। बाकी पूरा कोई सेक्टर बेच देने जैसा, एक भी सेक्टर अब शॉर्ट सेल करने जैसा फिलहाल नहीं लग रहा है। एक बार अच्छी खासी रैली, हम मान लीजिए मेटल्स है, मैं पूरे सेक्टर को बेच देने की बात करूं तो मेटल्स इंडेक्स में अडानी भी है। अब अडानी पोर्ट्स में और अडानी इंटरप्राइजेस में बड़ी तेजी वापस शुरू हो गई है। अगर मैं टाटा स्टील पे आऊं तो दोनों साइड कंफ्यूज करने वाली चार्ट है। अगर मैं जिंदल के नेम्स में आऊं तो जिंदल के 2 स्टॉक बहुत जोर से गिरेंगे, 2 बढ़ेंगे। हिंडाल्को एक बार यहां से 25-30% बढ़ जाएगा। नाल्को में 6 महीने के व्यू से खाली लेके बैठूंगा, ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो बिल्कुल सारे के सारे, अगर मैं कहूं ना, जैसे ग्रहों ने सूर्य से इतना गुरुत्वाकर्षण छोड़ दिया है, वो अपनी अपनी धुरी में घूम रहे हैं और निफ्टी सिर्फ नॉइस क्रिएट कर रही है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। समय की थोड़ी कमी है, नहीं तो मेरे पास तो बहुत सारे सवाल थे। अगर मैं पूछता सर बाजार भी बंद हो जाता और आपसे मेरी चर्चा खत्म नहीं होती, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ सर, आज आपसे मैं सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन अगली बार मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। अगली बार ये पक्का वादा रहा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया केडिया जी, थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आगे बढ़ते हैं, और इस बीच शरद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से एक काम करते हैं, शरद से खबर घर में सेगमेंट वाला वो शेयर्स पता कर लेते हैं, फिर दोनों मेहमानों से हम स्टॉक्स की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शरद जरा बताएं, खबर घर में आज कहाँ पे है? जी बिल्कुल, जो है हमने पहले बता देते हैं कि थोड़े दिन पहले ही, अराउंड 2 वीक पहले जो है औरबिंदो फार्मा में जो हमने कहा था कि डीआई बाइंग देखने मिल रही है, और वहाँ से लेके अभी तक में जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। लेकिन आज जो है हमारी डीलर से, एनालिस्ट से और स्ट्रीट से जो है ओवरऑल बातचीत चल रही है, और यहाँ पे पता चल रहा है कि एल्केम लैब्स में जो है डीआई बाइंग स्पेसिफिकली देखने मिल रही है। और याद रखिए वॉल्यूम्स भी जो है 2 गुना बढ़ चुके हैं अपने 20 डे एवरेज को लेके। और एक अच्छा ट्रेंड हमने निकाला है कि जो बेस्ट रोल ओवर जो है फार्मा सेगमेंट में हमें देखने मिल रहा है पिछले 5 महीने में, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। और आगे जाते हुए भी हमने एक ऐसी रिसर्च की है जिसमें अप्रैल के मंथ में अगर आप 10 साल के एवरेज ले तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो है एटलीस्ट 5% रिटर्न दिया है। तो फार्मा स्पेस पे जो है ज़रूर आप फोकस रखिएगा। उसके अलावा दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा बलरामपुर चीनी मिल्स, और यहाँ पे जो है HNI बाइंग सीइंग देखने मिल रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल शुगर प्राइसेज है वो अपने 6.5 साल के जो हाई लेवल्स पे पहुँच चुके हैं। अब इसका जो है सिंपल रीज़न है कि जो ओवरऑल है सप्लाई शॉर्टेज देखने मिल रही है, और ऑफकोर्स महाराष्ट्र में भी मिल्स जो हैं वो भी थोड़े बंद हो रहे हैं, एक अर्ली क्लोजर आ रही है 2 महीने के। लेकिन याद रखिए जो डिमांड है वो अभी भी हाई है। तो 2 अहम फैक्टर रहेंगे आगे जाते हुए। शुगर का भी जो है डिमांड अच्छा है, और जो इथेनॉल का है प्ले वो भी, उसमें भी डिमांड अच्छी देखने मिल रही है। तो इसका जो है एनालिस्ट का मानना है और डीलर्स का मानना है कि एक री रेटिंग देखने मिल सकता है इस कंटिन्यूस शुगर सीजन में भी।
बिल्कुल शरद, आपका शुक्रिया ये सारे शेयर्स और इसके पीछे की खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए। अल्केम लैब और बलरामपुर चीनी। राजेश जी, बलरामपुर चीनी शुगर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन हम देख भी रहे हैं और बलरामपुर चीनी इन पर्टिकुलर HNI बाइंग भी यहाँ पर नजर आ रही है। ग्लोबल शुगर प्राइसेस की अगर बात करें 6.5 ईयर के हाई पर ये नजर आ रही है। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 5% के अप मूव दिखाते हुए। तो मानसी जी देखिए, स्टॉक में अच्छा मूव बना है और अगर वीकली सेटअप पे एनालाइज करें तो एक अपने मल्टी वीक रेजिस्टेंस एरिया को अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इस कंटिन्यूशन में जो अगर ये स्टॉक 405 के लेवल को सरपास करेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 435 440 की तरफ भी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनी। वीकली सेटअप पे स्टॉक पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बने रहना चाहिए। यहाँ पे 385 के स्टॉप लॉस है, 405 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 440। अब आगे अप्रैल में आपको मिड अप्रैल से क्योंकि नंबर्स का भी रिएक्शन शुरू हो जाएगा, एक बार पाइप काउंटर्स को देखते हैं। आज पॉलीकैब भी सुबह मॉर्निंग में, फिनोलेक्स केबल, पॉलीकैब आई थिंक ये मॉर्निंग में हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया भी था। एक बार हाईटेक पाइप्स, इस पर एक व्यू दें आप कुणाल, पाइप काउंटर्स पे कि वहाँ कैसी स्ट्रेंथ दिख रही है चार्ट्स पे। जी एक सेकंड, मुझे चार्ट ओपन करने दीजिए। आप सारे पाइप आपने हाईटेक पाइप्स किया, करेक्ट। तो हाईटेक पाइप में हमारा एज पर द चार्ट इज सेइंग अभी भी ये 20 DMA एंड 50 और 100 DMA के नीचे ही काम कर रहा है। तो और 200 DMA से इसने जस्ट कल रिवर्सल दिया है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमारे हिसाब से अभी हम लोग इसके लिए वेट करेंगे। जब ये 83 84 से ऊपर निकल जाएगा तो हम लोग इसके लिए 90 के फर्स्ट टारगेट से हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। बट जब तक ये 84 के लेवल को नहीं निकालेगा तब तक हमारे साइड से उसमें कोई बाइंग नहीं होगी। ठीक है। कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और पकड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। राजेश सर, एक शेयर है ACC सीमेंट की कंपनीज में से, कुछ पोजीशंस इस सीरीज की शुरुआत पे ले सकते हैं सर ACC में? देखिए, सीमेंट सेक्टर में रोल ओवर एक्शन तो पॉजिटिव था और उसमें कुछ स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहे थे वो था अल्ट्राटेक सीमेंट, दूसरा स्टॉक देखें तो JK सीमेंट और डालमिया भारत। ये 3 स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहे थे। ACC में जरूर पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, लेकिन हमें लगता है थोड़ा अभी रुकना चाहिए। 1715 1720 ये 2 लेवल अगर क्रॉस हो जाते हैं, 1720 के लेवल क्रॉस होते तो वहां पे हमें लगता है कि एक जो फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा है डेली चार्ट पे, उसका ब्रेकआउट बनेगा तो वहां थोड़ा सा कंफर्ट ज्यादा रहेगा बाय करने के लिए। थोड़ा वेट करेंगे 1720 के ब्रेकआउट का, देन हम ACC में बाय पोजीशन इनिशिएट करेंगे। इंतजार करेंगे। लेकिन राजेश जी, फिर BTST स्टॉक्स ट्रेड्स आपके जानना चाहेंगे और BTST ट्रेड्स में भी 2 काउंटर्स है मेरे पास जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगी। रिलायंस सबसे बड़ी तेजी 10 महीने की इस वक्त नजर आ रही है, काफी मजबूती, और बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों स्टॉक्स क्या BTST की कैंडिडेट आपके हिसाब से? और इसके अलावा भी अगर कोई स्टॉक BTST के तौर पर अगर ले जाना चाहें तो डेफिनेटली रिलायंस में तो काफी अच्छा मूव बना है और जिस तरीके से आज सीरीज के शुरुआत में ही स्टॉक ने इतना अच्छा मूव यहाँ पे बनाया और 2300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, तो व्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। 2300 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अपसाइड में हमें लग रहा है कि ये नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है इसका 2370 2390 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो रिलायंस पे पोजीशन कैरी करने की सलाह है। जो दूसरा हमें यहाँ पे स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो FMCG स्पेस से हमें नेस्ले यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। एक स्टॉक में वीकली सेटअप पे देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से नेस्ले ने आज ब्रेकआउट दिया है, वीकली क्लोजिंग भी ब्रेकआउट के ऊपर हो रही है, तो हमें लगता है ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। 20,200 से 20,300 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 19,500 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो दूसरा स्टॉक हमें लगता है BTST पॉइंट ऑफ से यहाँ पे बाय किया जा सकता है वो रहेगा करीब यहाँ पे इंडिया सीमेंट का। ये भी सीमेंट स्पेस से, और इंडिया सीमेंट में हमें लगता है कि जो पैटर्न हम ACC में देख रहे थे यहाँ पे ऑलरेडी वो ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि इंडिया सीमेंट में जो डेली सेटअप पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग बनी है। इंडिया सीमेंट यहाँ पे बाय किया जा सकता है 195 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा करीब 181 के आसपास। ठीक है। सीमेंट स्पेस में से आपकी BTST है, सीमेंट स्पेस अच्छा रोल ओवर भी हुआ है इनमें, ठीक है, यहाँ आगे भी मूव आएगी, जारी रह सकते हैं। और इंडिया सीमेंट्स पसंद आ रहा है राजेश को। कुणाल से समझ लेते हैं। कुणाल, आपके BTST ट्रेड्स क्या हैं? कुछ काउंटर्स फार्मा स्पेस में ग्रैन्यूल जैसे में भी अच्छी मूव देखने को मिल रही है, क्या ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है? और इसके अलावा जो 2 स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं?
सो फार्मा सेक्टर से हम लोग एल्केम लैब पे टारगेट कर रहे हैं। हमें लगता है कि एल्केम लैब अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल का एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा था और उसने पूरे एक साल के कंसोलिडेशन रेंज थोड़ा सा बड़ा था 2700 से लेके 3300 के आसपास, बट आज इसने काफी अच्छे वॉल्यूम से एक पूरा का पूरा रेंज का एक ब्रेकआउट दिया है। तो हमें लगता है ये स्टॉक ऐसा है जो कि आने वाले समय में 3-4% का इमीडिएट मूव दे सकता है। तो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 3520 के लिए हम लोग एल्केम लैब को बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 3340 का और टारगेट विल बी 3520। तो ये फार्मा सेक्टर से हमारा रिकमेंडेशन है। डन, ठीक है। तो इस बीच एल्केम के बारे में जो चर्चा हो रही है वो आप देख भी पा रहे हैं, इस पे एक शरद ने भी इंफॉर्मेशन दी और शेयर अभी 3% भी ऊपर है। राजेश सर, 2 शेयर में को और आपसे पता करने हैं, जरा चेक कर लीजिएगा, ये दोनों को सीरीज के एंड तक रखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मैं शुरुआत में पूछ रहा हूँ, फर्स्ट इज इंडसइंड बैंक एंड सेकंड इज मेट्रोपोलिस। जरा जल्दी से चेक कर लीजिएगा, दोनों को समय कम है, जवाब आपको जल्दी देने पड़ेंगे। इंडसइंड बैंक और मेट्रोपोलिस। तो डीपी जी, इंडसइंड बैंक के लिए होल्ड किया जा सकता है। यहाँ पे लास्ट वीक में जो डोजी कैंडल बनी थी उसके ऊपर अब क्लोज कर रहा है, तो स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा, वो होगा करीब 1030 के आसपास। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है इस सीरीज में वो करीब 1140-1150 की तरफ बन सकता है। तो इंडसइंड पे बाय है 1030 के स्टॉप लॉस से। मेट्रोपोलिस में देखें तो काफी ओवरसोल्ड स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है और एक पुलबैक का ट्रेड बना है। हमें लगता है थोड़ा अभी वेट करेंगे मेट्रोपोलिस में, यहाँ पे 1270-1280 का रेंज क्रॉस होगा तभी हम बाय करने की सलाह देंगे, अभी थोड़ा वेट करेंगे। राजेश, क्या आईटी स्टॉक्स जो आज मूव दिखा रहे हैं ये सस्टेनेबल लगती हैं? क्या इन्हें कैरी फॉरवर्ड करके जाना चाहिए? तो देखिए, आज लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी सभी में आज अच्छा बाइंग बना है। हमें लगता है कि यहाँ पे इन्फोसिस में काफ़ी अच्छे आज बाइंग पैटर्न बना है और जो स्टॉक आज 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास निगोशिएट कर रहा है, हमें लगता है इन्फोसिस यहाँ से कैरी किया जा सकता है। 1410 ये स्टॉप लॉस होगा, अगर ये लेवल नहीं टूटते मंडे को तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट बन सकता है 1460-1470 की तरफ। तो ये स्टॉक पे हमारा एक बुलिश व्यू है। और अगर हम यहाँ पे मिड कैप आईटी स्पेस में देखें तो हमें लगता है कि वहाँ पे कोफोर्ज पे फोकस किया जा सकता है। कोफोर्ज में भी ये एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरीके से कोफोर्ज आज 3760 के ऊपर क्लोज देता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एक बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। नेक्स्ट टारगेट बन सकता है इसका करीब 3900 की तरफ, स्टॉप लॉस होगा 3760। कुणाल, एक शेयर मैं, क्योंकि मैं सारे बुलिश पूरा व्यू नहीं रखता, हमेशा कहीं ना कहीं एडजस्ट करके चलना पड़ता है मार्केट को। 2 शेयर मेरे पास और भी हैं जो थोड़ा वीक लग रहे हैं मेरे को। तो फर्स्ट इज एशियन पेंट, उसकी बड़ी वजह है 78 के ऊपर वापस क्रूड आया हुआ है, कहीं शूट ना कर जाए। तो एक बार जरा आप एशियन पेंट चेक करो, आपको लग रहा है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि ज़्यादा चलेगा नहीं और हाई प्रोबेबिलिटी है कि शॉर्ट करने पर ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। छोटा स्टॉप लॉस लेके हम सौदा कर सकते हैं इसको नीचे का। हाँ, सो एशियन पेंट में हम लोगों ने लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि हमेशा वो ट्राई कर रहा है 2770 के आसपास का। जी 1 सेकेंड, आई थिंक आई एम लुकिंग एट द रॉन्ग चार्ट, मैं डेली चार्ट पे एक बार देख लेता हूँ। हाँ, सो लास्ट 7 डेज में ये समवेयर अराउंड 2900 के आसपास में जाके ये बार बार वहां से रिवर्सल ले रहा है। इसने 2900 को ब्रेक करने का कोशिश किया है काफी बार, बट अभी भी ये लोअर ट्रेंड में ही है। एक सपोर्ट है यहाँ पर 2741 पर। तो अभी जब तक ये 2730 के लेवल को ये नीचे ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं शॉर्टिंग के बारे में तो डेफिनेटली नहीं सोचूंगा। अभी आज के ट्रेडिंग डे पे भी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम काफी अच्छी है, इवन दो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते इस पर्टिकुलर कैंडल को देख के। तो आई विल जस्ट वेट, और जब ये 2740 के लेवल को अगर वो डिसाइसिवली ब्रेक कर देगा देन डेफिनेटली एक बहुत अच्छा शॉर्टिंग कैंडिडेट होगा फॉर अनदर 3-4% गेन। राइट, एक बार शुगर स्टॉक्स को भी समझ लेते हैं। जो आज शुगर स्टॉक्स में एक अच्छी खासी मूव है, प्राइस हाइक का एक ट्रिगर है, ये मोमेंटम तो सस्टेन कर सकता है ना इस ट्रिगर पे? राजेश, क्या ये स्टॉक्स बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर, ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं आपके लिए?
तो बलरामपुर चीनी तो यस डेफिनेटली कैरी किया जा सकता है। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना और जिस तरीके के सेटअप बने हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट कमिंग वीक में देखने को मिल सकता है। रेणुका में जरूर अभी अवॉइड करेंगे, थोड़ा स्टॉक का सेटअप अभी भी वीक है। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली बलरामपुर चीनी यहाँ पे बाय किया जा सकता है, कैरी कर सकते हैं। 390 के आसपास के स्टॉप लॉस रखते हैं। देख पा रहे होंगे करीब 1 मिनट ही रह गए। मानसी आपको क्लोजिंग वॉल पे लेके जाएंगे और आपको ये बताने वाले हैं कि आज की क्लोजिंग कैसे रहने वाली है। स्क्रीन पर जो इस समय भी आप देख पा रहे हैं वो पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पक्के शेयर आज सामने निकल के आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, एक बार वापस से वही गेनर्स वाली स्क्रीन लेके आइए, निफ्टी गेनर्स की 1 मिनट के लिए। आप खुद से अंदाज़ा लगाइए, हमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स, इन सभी के अंदर अच्छी बढ़त, डेज हाई पे क्लोजिंग और इस सीरीज की शुरुआत में हो रही है। मानसी के पास चलते वॉल पे, वो आपको क्लोजिंग का पूरा एक्शन बताएंगे। मानसी बताएं आप। मजबूती के साथ हुई अप्रैल सीरीज की शुरुआत और दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक हमने देखा वन साइड अप मूव। बाजार में अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। हर सेक्टर, हर पॉकेट और हर इंडेक्स में आप देखेंगे अच्छी खासी तेजी के बीच इस वक्त कामकाज दिख रहा है। इनफैक्ट निफ्टी 5 महीने की सबसे बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिली। सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की मजबूती हम देख चुके हैं। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे बढ़िया मजबूती के साथ इंडेक्सेस क्लोज होते हुए बैंक निफ्टी के सारे 12 शहरों में वन साइड अप मूव, अच्छी मजबूती के बीच कामकाज 40,595 के लेवल्स पर। अब आइए सीधे सेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक, हर सेक्टर में, हर पॉकेट में अच्छी मजबूती थी, लेकिन लीडिंग सेक्टर्स IT, एनर्जी, रियल्टी, कंजम्पशन, बैंक, फाइनेंशियल्स, ये इसी क्रम में मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिन भर नजर आया। काफी अच्छी बढ़िया तेजी दिन भर इन तमाम सेक्टर्स में और इनसे जुड़े स्टॉक्स में एक इवेंचुअल इम्पैक्ट उसका भी देखने को मिला। सभी सेक्टर्स हरे निशान में, लेकिन रिलायंस के स्टॉक को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रिलायंस के स्टॉक में हमने देखा अच्छी खासी तेजी के बीच बढ़िया अपमूव देखने को मिले। जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर की कवर से करीब 4% की तेजी रिलायंस में और 2200 के पार के लेवल्स हम आए दिन देखते थे, लेकिन इस वक्त 2330 के दर्शन भी आप देख रहे हैं। करीब 4.5% की तेजी के साथ सेटल होता हुआ रिलायंस का स्टॉक अच्छी खासी मजबूती पर ट्रेड कर रहा है। ऑर्डर मिलने की खबरों से, रक्षा मंत्रालय के ऑर्डर मिलने की खबरों से डिफेंस प्लेज में लगातार आज के दिन एक्शन रहा। इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स तो लगातार एक्शन में रहते हैं, लेकिन आज इस खबर के चलते BL के स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया। 6% तक की तेजी वहां पर देखने को मिली। HL में इस खबर का एक रब ऑफ इफेक्ट था। हालांकि HL में कोई खबर की या फिर ऑर्डर विन की खबर नहीं आई थी, लेकिन कुल मिलाकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से 3 कंपनियां, कोचिन शिपयार्ड, BDL, भारत डायनेमिक्स और BL में 9,800 करोड़ तक के ऑर्डर्स मिले और इसी का इंपैक्ट ये सारे स्टॉक्स में हरे निशान के साथ यहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। टॉप गेनिंग मोमेंटम, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिलायंस से। रिलायंस के ठीक बाद बैंक फाइनेंशियल्स में ICICI बैंक, HDFC बैंक और उसके ठीक साथ साथ IT सेक्टर में इन्फोसिस और TCS के स्टॉक्स को भी देख लीजिए। वहां पर भी बढ़िया मजबूती के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आए। दिन भर कंट्रीब्यूटर्स ये सबसे आगे रहे। वहीं लगार्ड्स की अगर बात करें, बिकवाली का दबाव, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, अडानी पोर्ट्स, ये कुछ तमाम स्टॉक्स थे जो कि दिन भर परफॉर्म नहीं कर, बिकवाली का दबाव झेल रहे थे और गिरावट के साथ इस वक्त भी क्लोजिंग हम देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स को भी इसी लिस्ट में आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी गिरावट हावी होती रही। लेकिन ये चुनिंदा स्टॉक्स के अलावा अगर आप देखेंगे मिड कैप में भी एक्शन भरपूर था। मिड कैप में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थे। मिड कैप बैंकिंग प्लेज हो, चाहे मिड कैप सीमेंट हो, मिड कैप IT में कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियों को देख लीजिएगा, अच्छी खासी मजबूती पाएंगे। वहां पर मजबूती के साथ ट्रेड्स क्लोज हुए। लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक और फार्मा में अल्केम लैब, इप्का लैब में अच्छी तेजी। वहीं फेडरल बैंक और कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी बढ़त के साथ कामकाज। फाइनल क्लोजिंग आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं 17,350 के पार। निफ्टी में हम देख रहे हैं करीब 300 अंकों की बढ़त, 1000 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में, 58,991 के स्तर और बैंक निफ्टी में सभी 12 शेयर्स में तेजी मजबूती के साथ इस वक्त क्लोज होता हुआ बाजार। नई सीरीज की बढ़िया शुरुआत। राजेश जी और कुणाल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ्राइडे सेशन की मजबूती के साथ क्लोजिंग करते हुए हम चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।